एक समय की बात है। एक नदी के किनारे दो बहनें रहती थी। उनके घर नदी के दोनों किनारों पर था, एक दूसरे के सामने। बड़ी बहन का नाम था रुक्मणी और छोटी बहन का नाम था सीता। दोनों बहनें बहुत ही प्यार करती थी एक दूसरे से और उनके बीच एक दूसरे के लिए बहुत ही सम्मान था। रुक्मणी और सीता अपने अपने घरों में रहती थी, लेकिन वे रोज सुबह और शाम नदी किनारे मिलती थी। वे एक दूसरे से बात करती थी और अपने दिन के अनुभव शेयर करती थी। नदी के किनारे की शांति और सुरक्षा में वे अपने दिन के तनाव को भूल जाती थी। कितना अच्छा होता अगर दीदी मेरे घर के सामने रहती तो। हाँ देखो ना, यहाँ तो हम आमने सामने ही रहते हैं, पर बीच में नदी बह रही है। छोटी सी नदी है, पर फिर भी हम दोनों के घर के बीच में बह रही है। इस वजह से दीदी और मैं दूर हैं। हाँ, वैसे दीदी का गांव अलग है और मेरा गांव अलग। हम दोनों एक दूसरे को देख तो सकते हैं, पर एक दूसरे के घर जा नहीं सकते। कभी कभी हम दोनों नदी में मिल जाते हैं, पर कितने दिनों के बाद मिलते हैं, जब दीदी अपने कपड़े धोने आती है और मैं अपने कपड़े धोने जाती हूँ तब। नहीं तो कहाँ हम दोनों मिलते हैं। वैसे नदी तो बहुत छोटी सी थी, पर दोनों बहनों के घर के बीच में ही बह रही थी और दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत स्नेह करते थे। इसलिए वो नदी उन दोनों के लिए बहुत ही बाधा बन जाती थी। अरे छोटी अगर मेरे गांव में होती तो कितना मज़ा होता। हाँ, मैं रोज़ जो पकवान बनाती हूँ अपनी बहन को दे देती। उसे कितना पसंद है मेरे हाथों का खाना। पर क्या करूँ, देखो ये नदी बीच में बह रही है। वैसे नाव भी टूट गया है, तैयार नहीं हुआ है अब तक। नाव तैयार होता तो कितना अच्छा होता। वैसे ये बहुत ही अजीब है, इतनी छोटी सी नदी है, हम दोनों एक दूसरे को देख तो सकते हैं, बात भी कर सकते हैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके, पर एक दूसरे के घर जल्दी से नहीं जा सकते। और इस तरह दोनों बहनें नदी के दो किनारों में रहती थी, आमने सामने, पर एक दूसरे से ज़्यादा नहीं मिल पाती थी। हाँ, कभी कभी अगर दोनों दूर तक जाती थी तो नदी के किनारे वो एक दूसरे से मिल पाती थी, क्योंकि वहाँ पर नदी का बहाव बहुत ही कम था। इस तरह एक दिन दोनों बहनें नदी किनारे मिलते हैं। अरे दीदी, मैं तो तुम्हें 1 महीने बाद मिल रही हूँ। अरे हाँ, क्या करूँ बोलो, इतने सारे कपड़े इकट्ठा जमा हो गए थे, धोने तो लाना था मुझे। अच्छा दीदी, तो तुम कपड़े धोने आई हो, मुझसे मिलने नहीं। वैसे दीदी मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, तुम तो कभी मेरे घर आती नहीं हो। अरे तुम कहाँ आती हो मेरे घर दीदी, तुम्हें पता है ना कितना काम रहता है मुझे। अरे हाँ वो तो है, मुझे भी बहुत काम रहता है। दीदी मैं तुम्हारे लिए अचार लेकर आई हूँ। अरे अचार तो मुझे बहुत पसंद है और मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाई हूँ। तुम्हें तो पता है ना मैंने अपने बगीचे में कितनी सारी सब्जियाँ उगाई है। मैं तुम्हारे लिए ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ लेकर आई हूँ। हाँ दीदी तुम भी ना। हाँ, मुझे तो ताज़ी सब्जियाँ बहुत पसंद है। हाँ मुझे पता है, इसलिए तो लेकर आई हूँ। अरे बाबा रे, कितने दिनों बाद हम मिल रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है। हाँ दीदी, हम तो बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। मुझे तो हमारी मायके की सारी बातें याद आ गई। अरे हाँ ठीक बोलती हो रुक्माणी। अच्छा चलो, अब तो घर जाना होगा। हाँ दीदी, मन तो नहीं कर रहा है, पर घर जाना होगा, बहुत सारा काम है घर में। हाँ फिर से आएंगे ना 15 दिन बाद। हाँ दीदी, पर ऐसी क्या बात है दीदी, आप बीच में मेरे घर आया करो, तुम भी मेरे घर आया करो। और इस तरह दोनों बहनें एक दूसरे से विदाई लेते हैं। तब अचानक से, दीदी देखो। अरे हाँ, ये तो अजीब सी बात है। हाँ, नीले रंग का कमल, तुम्हें पता है ना इसका रहस्य? हाँ दीदी मुझे पता है। अगर नीले रंग का रहस्य इस नदी में दिखाई दे तो कुछ अजीब सा होने लगता है। मैंने सुना है जिन्हें ये कमल दिखाई देता है ना दीदी, कुछ अद्भुत सा होता है। मैंने सुना है कि इस नदी में जल परी है और ये नीले रंग का कमल उनका प्रतीक है। मतलब, अरे
मैं जो समझ रही हूँ तुम भी वही समझ रही हो ना, मतलब ये जलपरी है। दीदी ऐसा तो बोलते हैं पर पता नहीं। पर देखो दीदी, कमल तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। दीदी मेरा तो मन कर रहा है कि मैं ये कमल के फूल को तोड़ लूँ। हाँ हाँ, सच में बहुत सुंदर है कमल का फूल। अरे अरे रुक जाओ, मुझे छूने की कोशिश भी ना करना। हाँ, मुझ में बहुत तेज है, अगर छूओगे तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी। दीदी ये क्या हो रहा है? एक सुंदर सा कमल खिला है नदी में, और लोग बोलते हैं कि वो कमल नहीं है, एक जल परी है। और आज तो अजब सी बात हो गई, उस कमल से आवाज़ आने लगी जब सीता उस कमल को तोड़ने जा रही थी। तब अचानक से कुछ अद्भुत सा होने लगता है। सीता और रुक्मणी दोनों चकित रह जाते हैं, ये उनके आंखों के सामने क्या हो रहा है। डरो मत तुम दोनों, वैसे अभी अभी तो तुम दोनों बोल रहे थे कि ये नीला कमल जलपरी का प्रतीक है। तो हाँ, ये बात सच है, ये नीला कमल मैं ही हूँ। हाँ, मैं ही हूँ नील कमल जलपरी। मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। कितने सालों बाद मैं प्रकट हुई हूँ। वैसे तुम दोनों का मन बहुत अच्छा है, जहाँ सच्चा प्यार हो वहाँ मैं प्रकट होती हूँ। मेरे सामने इतने सालों बाद मैंने सच्चा प्यार देखा है। सच में तुम दोनों बहनें आपस में कितना सच्चा प्रेम करती हो। मैं बहुत खुश हूँ। वैसे मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हूँ, पर मेरे भी कुछ नियम हैं, वो नियम से बाहर मैं नहीं जा सकती। अगर तुम दोनों मेरी 3 पहेलियाँ बूझोगी तो मैं तुम दोनों को बहुत कुछ इनाम में दूंगी। क्या तुम दोनों प्रस्तुत हो? पहेलियाँ दीदी? हाँ हाँ, हम प्रस्तुत हैं। सोच लो, अगर तुमने जवाब नहीं दे पाया तो मैं तुम लोगों को बंदी बना सकती हूँ, पर अगर तुम लोगों ने जवाब दे दिया तो बहुत कुछ मिलेगा तुम लोगों को, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ दीदी, अब क्या करें? दोनों बहनें बहुत डर जाती हैं। नहीं नहीं रुक्मणी, कोई ज़रूरत नहीं है हमें इनाम की, ऐसे ही ठीक है, हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं। नहीं नहीं देवी, हमें कोई इनाम नहीं चाहिए। अगर हम पहेलियाँ नहीं बुझा पाई तो नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। सोच लो, एक बार अगर तुमने हाँ कह दिया तो तुम्हें पहेलियाँ बुझनी ही पड़ेगी। अगर तुमने पहेलियाँ नहीं बुझ पाई तो हाँ हाँ देवी, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ, हमें इतना ज्ञान कहाँ, हम तो बहुत ही साधारण महिलाएं हैं। चलो रुक्मणी, हम चलते हैं। प्रणाम देवी, हम चलते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सच में ये घटना बहुत ही अलौकिक है हम दोनों के लिए। हम दोनों के लिए इतना ही काफ़ी है कि हम दोनों ने आपको देख लिया। रुको ना दीदी, मैं बूझूंगी सारी पहेलियाँ। ये क्या बोल दिया तुमने? अब तुम्हें ये पहेलियाँ बूझनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ रुक्मणी, अब तुमने बोल दिया है तो तुम्हें तो सारी पहेलियाँ बूझनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं सारी पहेलियों के उत्तर दे दूंगी। ये क्या कर दिया तुमने रुक्मणी? तुमने तो सोचा भी नहीं। अगर तुम पहेलियों के उत्तर नहीं दे पाओगी तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। क्या ये बचपना कर दिया तुमने? अब क्या होगा? डरो मत, मुझे यकीन है रुक्मणी जरूर सफल होगी। तो मैं पहली पहेली बोलूं रुक्मणी? हाँ हाँ, आप पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो सुनो, पहली पहेली है, मैं क्या हूँ? मैं हमेशा आता हूँ लेकिन मैं कभी नहीं आता। मैं क्या हूँ? और इस पहेली का उत्तर सोचती है रुक्मणी और कुछ देर बाद बोलती है, मुझे इसका उत्तर पता है जलपरी, इसका उत्तर है कल। हाँ कल। अरे ये तो सही जवाब है। हाँ,
कल हमेशा आता है पर रोज नहीं आता। अच्छा, अब मेरी दूसरी पहेली सुनो। अच्छा रुक्मणी, बताओ मैं क्या हूँ? मैं हमेशा बदलता हूँ लेकिन मैं हमेशा वही रहता हूँ। मैं क्या हूँ? रुक्मणी कुछ देर सोचती है और जवाब देती है, समय। अरे सही जवाब, हाँ समय। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो रुक्मणी। और बस एक सवाल, अगर तुमने इसका जवाब दे दिया तो तुम्हें इनाम मिलेगा और अगर नहीं दिया तो तुम बंदी बनकर रह जाओगी। अब ये रहा पहेली। बोलो। लाल रंग का हूँ पर सेब नहीं, छुपा हूँ मैं दानों के पीछे कहीं। छोटा सा हूँ पर काम का हूँ, स्वाद में मीठा हर दिल को भाऊं। बताओ कौन सा फल हूँ मैं? हाँ। अब रुक्मणी सोच में पड़ जाती है। उसे कुछ भी नहीं सूझता है कि इस पहेली का जवाब वो क्या दे। वो बहुत डर जाती है। तब उसकी बड़ी बहन सीता उसे बोलती है, हाँ हाँ, ओह बचपन में तुम्हें जो बहुत पसंद था। अरे मुझे इसका जवाब पता है, इसका जवाब है अनार। अरे हाँ, बिल्कुल सही जवाब। पर ये क्या सीता, तुमने तो उसको बता दिया। मैंने कहा जवाब बताया, मैंने तो उसे बोला सिर्फ कि बचपन में जो फल तुम्हें बहुत पसंद है। मैंने तो उसे कोई जवाब नहीं दिया। तुम दोनों बहुत चालाक हो सच में। वैसे युक्ति में तो तुम मुझे हरा दोगी। हाँ, युक्ति तो तुम्हारी सही है, इसलिए अब इनाम की हकदार हो गई है रुक्मणी। रुक्मणी, ये लो सोने की कलश, इसमें बहुत सारे मोहरे हैं तुम्हारे लिए। अब तुम्हें धन की कमी कभी नहीं होगी। जी, मैं इस कलश से आधा सोने की मोहरे अपनी बहन को दूंगी। हाँ, इसके वजह से आज ये कलश मेरे हाथों में है और मैं बंदी नहीं बनी हूँ। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें ये कलश अपनी बहन को देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं उसे और एक कलश दे दूँगी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों से। सच में तुम दोनों का प्रेम कितना सच्चा है। फिर क्या, दोनों बहनें बहुत खुशी खुशी उस सोने के कलश लेकर अपने घर लौट गई और हमेशा खुशियों के साथ रहने लगी। दूसरी कहानी है जलपरी और मूर्ख बहू। दोनों कहानी में से जो भी कहानी अच्छा लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। जलपरी और मूर्ख बहू। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक मूर्ख बहू रहती थी। उसका नाम था रोहिणी। रोहिणी बहुत ही बड़ी मूर्ख थी और उसकी बुद्धिमत्ता बहुत ही कम थी। एक दिन रोहिणी ने अपनी सास से पूछा, सासू माँ, आप तो हमेशा मुझसे नाराज़ ही रहती है। मैं कुछ भी करूँ आपको पसंद नहीं आता है। मैं क्या करूँ सासू माँ, जिससे आप मुझ पर खुश हो जाए, हाँ आपका मन बदल जाए। अरे बहू, तुझे मैं नहीं बता सकती। तुझे कुछ भी बोलती हूँ तो गड़बड़ कर देती है। तुझे रोटी बनाने के लिए बोलती हूँ तो पापड़ बना देती है, और तुझे पराठे बनाने के लिए बोलती हूँ तो पता नहीं तो पराठे के जगह क्या बना देती है। मेरे 2 दांत टूट गए उसे खाकर। नहीं बहू नहीं, तंग आ गई हूँ मैं। ना तुझसे ढंग से सब्जी बनती है, ना तुझसे ढंग से कोई काम। तुझसे तो कुछ नहीं होता बहू। इससे अच्छा है मैं ही खुद घर का सारा काम कर लूँ। हाँ नहीं माँ जी, मैं क्या करूँ, आप ही बोलिए। कोई भी काम मैं ठीक से नहीं कर पाती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि घर का सारा काम अच्छे से करूँ, पर पता नहीं क्यों मुझसे कोई भी काम ढंग से नहीं बनता है। मैं क्या करूँ माँ जी, क्या करूँ। अरे बहू, तुझे सिखा सिखा कर मैं भी खुद काम करना भूल गई हूँ। तो मुझसे और कुछ ना पूछ बिटिया। हाँ, मैं तुझसे और कोई काम नहीं कराऊंगी। घर के सारे काम मैं खुद ही कर लूंगी इस उम्र में। रोहिणी की सासू माँ कोमोलिका उससे बहुत परेशान थी, क्योंकि रोहिणी को एक भी काम ढंग से करना नहीं आता था। घर दिन भर ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा रहता, चारों तरफ गंदगी।
चारों तरफ चीजें उल्टी पुल्टी होकर पड़ी रहती। एक काम करने की शुरुआत करती रोहिणी तो दूसरा काम करने भाग जाती, दूसरा काम में रहते हुए तीसरा काम करने भाग जाती। जब बर्तन उठाती धोने के लिए तो झाड़ू करना भूल गई थी, ये याद आ जाता उसे। फिर झाड़ू करने लगती तो याद आता, अरे मुझे तो रसोई करना था। हाँ, और इस तरह उसका एक भी काम ढंग से नहीं हो पाता था। बेचारी रोहिणी हमेशा चूक जाती थी और उससे बहुत डांट पड़ती थी। उसका पति एक किसान था, खेत में दिन भर कड़ी मेहनत करता था, पर 2 वक्त उसे अच्छा खाने को नहीं मिलता था, क्योंकि उसकी पत्नी तो थी ही मूर्ख, उससे ढंग से कोई काम नहीं होता था। और उसकी माँ, वो भी ज़्यादा घर का काम नहीं कर पाती थी। इस वजह से बलदेव बहुत ही दुखी रहता था। ओह, कैसी पत्नी मिल गई है मुझे, ये तो एक ढंग का काम नहीं करती है। एक दिन भी अच्छे से खाना नहीं खाया हूँ, 6 महीने हो गया है, परेशान हो गया हूँ, समझा समझा कर थक गया हूँ। अरे एक काम पूरा नहीं होता, दूसरा काम करने के लिए दौड़ जाती है। इस चक्कर में कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती है। अरे बेटा क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मैं भी तो घर का काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बेटा, नहीं तो कैसे होगा। हाँ माँ, मैं भी परेशान हो गया हूँ, क्या करूँ मुझे भी समझ में नहीं आता है। अरे बेटा, हाँ मैं सोच रही हूँ तो दूसरी शादी कर ले। माँ, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, ये कोई बात हुई? नहीं नहीं माँ, ये तो ठीक बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता दूसरी शादी, ये तो पाप होगा माँ, पाप। अरे बेटा तो क्या करें हम दोनों? हाँ बोल, ये तो ठीक नहीं रहेगा। तेरी बहू तो बिल्कुल भी घर नहीं संभाल पा रही है। ऐसी मूर्ख लड़की को बस मैं उसका रूप देखकर ले आई। तू भी तो बावरा हो गया था उसका रूप देखकर। क्या फायदा, ऐसी लड़की घर में आई है, ना काम की ना काज की, 100 मन अनाज की, कोई काम नहीं करती है, मूर्ख कहीं की। हाँ, तंग आ गई हूँ मैं इससे। ओ माँ, मैं उसे कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा, पर दूसरी शादी ये ठीक नहीं रहेगा माँ। मेरे पति कितने अच्छे इंसान है, पर मैं इतनी बड़ी मूर्ख हूँ, मुझे तो कोई काम करना नहीं आता है। देखो सासू माँ ने तो सौतन लाने की बात कर दी, वो भी क्या करेंगी, उनसे भी तो कोई काम नहीं होता है। मैं किसको क्या दोष दूँ, पर इतने अच्छे परिवार में शादी करके आई हूँ, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ, पर मैं किसी काम के लायक नहीं, मुझसे तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हे प्रभु, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं ढंग से कोई काम नहीं कर पाती हूँ। और इस तरह बेचारी रोहिणी बहुत दुखी थी। रोहिणी बहुतों को पूछा और बहुतों के अनुसार काम करने लगी, पर कुछ नहीं हुआ। अरे मुझे तो आज रूपा भाभी बोली थी कि इस तरह काम करो, सारे काम ढंग से कर लोगी, पर नहीं हो रहा है। और उस दिन मुझे कावेरी भाभी भी बोली थी कि इस तरह काम कर लो, ढंग से कर लोगी, पर नहीं हो रहा है। सच में मुझसे तो कुछ भी काम ढंग से नहीं हो रहा है। क्या करूं मैं, क्या करूं? एक काम करूंगी, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी अपने घर, और मेरे पति कर ले दूसरी शादी। मेरे होते हुए ये दूसरी शादी नहीं करेंगे। मैं किसी को इतना कष्ट नहीं दे सकती। कितनी बड़ी मूर्ख हूँ मैं। और बेचारी रोहिणी इस तरह बहुत रोती थी, पर वो इतनी मूर्ख थी कि उसे कुछ करना ही नहीं आता था, और कितना कोई सिखाए वो सीख ही नहीं पाती थी। हे भगवान, कैसे काम करूं, कुछ समझ में नहीं आता है मुझे, क्या काम करूं। एक काम करती हूँ तो दूसरा काम रुक जाता है, दूसरा काम करने लगती हूँ तो तीसरा काम रुक जाता है। दिन भर गप्पे लड़ाती फिरती हूँ, समय बर्बाद करती हूँ, कोई काम ढंग से नहीं कर पाती। इतनी बड़ी मूर्ख हूँ मैं, मुझसे तो कुछ भी नहीं होता। चलो पानी भरने जा रही हूँ। हाँ, 2 मटके पानी लेकर आ जाऊँगी। बस यही काम ही मुझे आता है और कोई काम नहीं। और इस तरह रोहिणी झरने की ओर जाती है पानी भरने।
जब वो झरने से पानी भर रही होती है तो झरने का माहौल एकदम शांत रहता है, आसपास कोई नहीं होता है, परिवेश बहुत ही सुंदर है। अरे वाह, कितना सुंदर दिन है। और देखो यहाँ पर आकर तो अजीब सा सुकून मिलता है। हाँ, हमारे गांव के लोग तो बोलते हैं कि इस झरने में जल परी है। पता नहीं ये सच है या झूठ है। होंगे जल परी। हाँ, मैंने थोड़ी देखा है, मैं कैसे विश्वास करूँ। चलो मैं पानी भरकर जाती हूँ। तभी अचानक से उसके सामने झरने में कुछ अद्भुत सा होने लगता है। अरे ये क्या, इतना सुंदर नीलकमल। एक सुंदर सा नीलकमल प्रकट होता है रोहिणी के सामने, और अचानक से उस नीलकमल से एक तेज रोशनी निकलती है, और उस तेज रोशनी में एक सुंदर सी जलपरी आती है। तुम कितनी सुंदर हो रोहिणी। मैं सिर्फ सुंदर हूँ जलपरी, पर मुझ में और कोई बात नहीं है। मैं तो इतनी बड़ी मूर्ख हूँ। हाँ, बहुत बड़ी मूर्ख। तो जलपरी, अब सच में जलपरी यहाँ पर रहती हो? अरे हाँ रोहिणी, तुम कितनी भोली हो। देखो तो तुम मुझे देखकर ना चकित हुई ना डरी। हाँ, तुम्हारा मन कितना अच्छा है। नहीं जलपरी, मैं तो बड़ी ही मूर्ख हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता। सच में मुझसे कुछ नहीं होता, और मैं बहुत दुखी भी हूँ। मुझे पता है रोहिणी, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम खुद को मूर्ख समझती हो, पर तुम्हारा मन बहुत अच्छा है, और तुम जैसे एक साफ निर्मल मन वाले इंसान की मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। हम लोग ऐसा ही तो करते हैं, यही हमारा काम है। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जलपरी, तो फिर आप मुझे सिखा दीजिए ना, मैं कैसे काम करूँ। मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। एक काम की शुरुआत करती हूँ तो 10 काम करने लगती हूँ, फिर एक भी काम नहीं होता है, और इस तरह दिन भर समय की बर्बादी कर देती हूँ। हाँ, परेशान ना हो, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। सबसे पहले घर जाओगी और घर के सारे गंदगी को साफ करोगी, समझ में आया? फिर तुम खाना बनाओगी। उसके बाद तुम अपना ध्यान रखोगी, अपना साज श्रृंगार करोगी। हाँ, फिर घर में सबका ध्यान रखोगी, सबको अच्छे से खाना परोसोगी, सबका जत्न करोगी। हाँ, पर सबसे पहले याद रखना, घर की सफाई। हाँ जलपरी, घर की सफाई। पर जलपरी, घर की सफाई में मैं पहले क्या करूं? अरे घर की सफाई में सबसे पहले जितना गंदगी दिख रहा है ना, उसे निकाल कर फेंक देना, समझ में आया? तब तक कोई दूसरा काम पर तुम्हारा ध्यान ना जाए। हाँ, उसके बाद तुम्हें क्या करना है? खाना बनाना है। हाँ, जब तक खाना ना बन जाए तब तक दूसरा किसी भी काम पर तुम्हारा ध्यान ना जाए। फिर क्या करना है? फिर अपना ध्यान रखना है, अपना साज श्रृंगार और अपना जत्न करना है। हाँ, तब तक किस पर ध्यान ना जाए। फिर बताओ उसके बाद क्या करना है? फिर घर वालों का ध्यान रखना है। हाँ, जब तुम एक काम करोगी तो दूसरे काम पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। समझ में आ गई बात? हाँ जलपरी, समझ में बात आ गई। आज से मैं ऐसा ही करूँगी। और इस तरह रोहिणी अपने घर जाती है, और घर जाकर जैसे जलपरी ने बताया था बिल्कुल वैसा ही करती है। जब वो घर की सफाई करती है तब वो हल्का महसूस करने लगती है। अपना सारा ध्यान वो अपने घर की सफाई में लगा देती है, दूसरा किसी भी काम पर नहीं। घर की सफाई होने के बाद उसे लगता है कि जैसे उसका आधे से ज़्यादा काम हो गया है। अब धीरे धीरे वो एक के बाद एक काम करने लगती है, और उसका सारा काम आसानी से हो जाता है। इस तरह वो रोज ऐसा करती है, और अब उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। वो अपना हर काम ठीक से कर रही है। अब उसका पति उससे बहुत खुश है, और उसकी मूर्ख सासू माँ भी। अब रोहिणी मूर्ख नहीं रही, अब वो बहुत खुश है। वो मन ही मन में जलपरी को बहुत धन्यवाद देती है।